हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को लेकर बात करने जा रहे हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जिसको समझना बहुत ही सरल और सहज है। और इससे जो एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आप लिख भी अच्छा सकते हैं। कम मेहनत में, अगर आप बोले कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा लिखना, तो इस चैप्टर से आपको मिल सकता है। ठीक है। एंड ये चैप्टर आपके एसएसटी में मार्क्स गेन करने में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ देरी के हुए हम अपने इस टॉपिक को देखते हैं। ओके, देखिए आज जिस विषय पर हमें बात करना है वो विषय है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, यह है आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स काम कर रहे हैं, एज अ नेचुरल बेस पे कौन से कर रहे हैं, या फिर हम ये देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, संगठित क्षेत्र क्या है या संगठित क्षेत्र क्या है। और इन्हीं सब टॉपिक को हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतर चैप्टर है ये। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के हुए अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, और एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या है। तो सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं यह वे क्रियाएं होती है जिनसे आय प्राप्त होती है, और इन्हीं सामान्यतः अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हैं आप। देखिए, जो आर्थिक क्रिया होती है उस क्रिया से क्या प्राप्त होता है, लोगों को आय की प्राप्ति होती है, यानी कि इस क्रिया से हमें आय मिलता है, इनकम मिलते हैं हमें, इससे पैसे मिलते हैं हमें। ठीक है, और इन्हें ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तब हम भारत की अर्थव्यवस्था में 5 क्षेत्रकों की बात करते हैं। यानी कि जब आप इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब भी आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और उसमें आप अगर क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो आप भारत के 5 मुख्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला प्राथमिक क्षेत्र जो संबंधित है कृषि से संबंधित क्रियाओं से, यानी कि जिस क्रियाओं में सिर्फ कृषि होती है, खेती होती है, जिनमें नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या है, ये उद्योगों से संबंधित होता है, इंडस्ट्री से संबंधित होता है, सब कुछ इंडस्ट्री पे ही बेस्ड होता है। ठीक है। थर्ड है आपका तृतीयक क्षेत्रक, सेवा से संबंधित, सर्विसेज से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती हैं ये उससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका चतुर्थक क्षेत्रक, जिसमें शिक्षा अनुसंधान है, यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्चों पे बेस्ड होता है पूरे तरीके से। और लास्ट और अंतिम जो क्षेत्रक है वो है पंचम क्षेत्रक। इसमें वो लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र के नीति निर्धारक होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि भारत अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 5 क्षेत्रक काम कर रहे हैं, 5 सेक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ब्रॉडली एंड डिस्कस करने के लिए ईजिली हम 3 क्षेत्रकों की बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। चतुर्थक और पंचम को हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो हम इन 5 पे बात करें, ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, प्राथमिक जो क्षेत्रक है, ठीक है, वो कृषि से संबंधित है, यानी कि एज अ बेस्ड ऑन पूरा नेचुरल, पूरे तरीके से बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसलिए इसको हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। और इंसान ने सबसे पहले जब ह्यूमन था उसने इसी सेक्टर्स को अपनाया, एक्सेप्ट किया। ठीक है ना। उसके बाद आया कि आपका द्वितीयक क्षेत्रक आया, सेकेंडरी एक्टिविटी है, जो आपके जो इन्वायरमेंट से हमें जो भी मिलता है उसको जब इंसान सेकेंडरी इंडस्ट्री में लेके आता है और उसका मूल्य बना देता है, उसका रेट बन जाता है, तो उसको हम उद्योगों से संबंधित यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्रक में ये सेवा से संबंधित होता है। चतुर्थक क्षेत्रक आपका शिक्षा में अनुसंधान से संबंधित होता है, और पंचम क्षेत्रक आपका नीति निर्धारकों से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये है हमारे आर्थिक क्रिया एवं अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रक। ठीक है, तो जब अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको कई कुछ रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे इन्वायरमेंट पे बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईंट बनाए जा रहे हैं। तो ये जो मिट्टी है ये इन्वायरमेंट से मिला हुआ है, एज अ बेस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्रिया है। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे कि कपड़े की सेलिंग हो रही है, टर्शियरी सेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है ना, हल्का हल्का ना आप कुछ क्लियर हो रहा होगा। एंड थर्ड, आप इन पिक्चर्स को भी देखिए, इन पिक्चर्स को भी देखिए, तो आपको हल्का हल्का रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं, यानी कि इस चीज़ों पे अपना जब आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एक इंडस्ट्री है,
ये इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? ईंट बनाने वाली, जहाँ पे क्या बनाया जाता है? ईंट बनाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे ईंट बनाया जा रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो वो कौन से सेक्टर में आएगा? तो ये आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। कौन से सेक्टर में? सेकेंडरी सेक्टर में। यानी कि ये वाला जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सेकेंडरी सेक्टर को, जिसमें इन्वायरमेंट की चीज़ों का इस्तेमाल करके व्यक्ति नई चीज़ों में बदल रहा है और उसका रेट इंक्रीज़ कर देगा। यहाँ है टर्सरी सेवा क्षेत्रों से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है प्राथमिक क्षेत्रों से। तो जब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में हमें कई क्षेत्र देखने को मिलते हैं, चाहे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक और चतुर्थक और पंचम क्षेत्रक जैसी चीज़ें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में बात करना है प्रकृति के आधार पर क्षेत्रकों का वर्गीकरण, यानी कि बेस्ड ऑन नेचुरल। प्रकृति के आधार पर क्षेत्रकों को कितने हिस्सों में बांटा गया ब्रॉडली, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रकों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पे किया गया है। प्रकृति के आधार पर किया गया है, कार्य के आधार पर किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रकृति के आधार पे, ठीक है। प्रकृति के आधार पर क्षेत्रक जो है कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में इस क्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए कृषि, खनन, मत्स्य, पशुपालन आदि, ठीक है। सब में प्राकृतिक संसाधन ही है। खेती भी प्राकृतिक है, खनन भी जो रिसोर्स है नेचुरल है, मत्स्य पशुओं का पालन, ये सब प्राकृतिक है। इसको प्राथमिक इसलिए कहा गया क्योंकि व्यक्ति ने सबसे पहले इसी कार्य को शुरू किया। यानी कि अब आपको पता होगा कि जब इंसान एक आदि मानव के रूप में था, एंशिएंट टाइम की अगर बात करें, बहुत प्राचीन काल की बात करें, तो व्यक्ति जब एक आदि मानव की तरह से था तो उसने सबसे पहले फैक्ट्री लगाना स्टार्ट नहीं किया, उसने सेवा देना स्टार्ट नहीं किया। उसने जो है ना सबसे पहले खेती के काम को करना स्टार्ट किया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम को करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने आखेट किया, फिर उसने मछलियों को पालना स्टार्ट कर दिया, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से उसने सबसे पहले प्राथमिक क्रिया की, यानी कि पहले जो उसने क्रियाएं की स्टार्टिंग के टाइम में, उसने जो एक्टिविटी की उसको ही प्राथमिक क्रिया कहा गया। तो स्टार्टिंग में मानव ने कृषि किया, खेती किया, खनन किया, मत्स्य को पाला, मछलियों को पाला, जानवरों को पाला, आखेट करना सीखा था, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्रक या प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। यह क्रिया अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि उन देशों में जिन देशों में अभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास ठीक तरीके से नहीं हुआ, यानी कि जो विकासशील देश हैं विश्व में, उनमें इस तरह की क्रिया आज भी जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। यह क्रिया जो है अधिक रोजगार का सृजन करता है, यानी कि ये क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देता है लोगों को, ठीक है। इसलिए जब अगर आप ग्राफ को देखेंगे, अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेशियो को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर ही वो सेक्टर है जिसमें ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, ठीक है। इस क्रिया के कारण इन सभी उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री है, अगर उनको रॉ मटेरियल की बात करें तो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला जो सेक्टर है वो सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को लेके। तो इस क्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, कृषि, मत्स्य, पशुपालन आदि। इसको प्राथमिक क्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि व्यक्ति ने सबसे पहले इसी क्रिया को शुरू किया। यह क्रिया जो है अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है। यह क्रिया अधिक रोजगार का सृजन करता है। इस क्रिया के कारण ही सभी उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, यानी कि जितने भी इंडस्ट्री हैं सबको रॉ मटेरियल इसी सेक्टर की वजह से प्रोवाइड हो पाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं द्वितीय क्रिया क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है। तो जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जब मानव उसे कुछ नया बना देता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है तो उसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक पोटैटो है, ये एक आलू है, ठीक है। इस आलू से एक चिप्स काट लिया गया, ठीक है। और ये एक आलू था जिसकी वैल्यू मान लीजिए जो 30 रुपये किलो है। कितने रुपए किलो है? 30 रुपये किलो है। और इसी आलू से चिप्स बना लिया गया, ठीक है। और कुछ कुछ ग्राम चिप्स सभी पैकेट्स में दे दिए गए, सभी पैकेट्स में चिप्स को क्या कर दिया गया? दे दिया गया। तो अकेले इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ 30 रुपये में कितना मिल रहा है? 1 किलो मिल रहा है। और वहाँ पे इसको काट के इसको एक पैकेट्स में दे दिया गया, ठीक है। एंड इसकी अच्छी सी मार्केटिंग कर दी गई, तो इसका रेट क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया ना। तो द्वितीय क्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके उसको नया रूप दिया जाता है। और ये जब नया रूप जो बन जाता है और उसको फिर उसके मूल्य में, यानी कि उसके रेट में इंक्रीज़ देखने को मिलता है, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इसको ही जो है द्वितीय क्रियाएँ कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर है आपको?
इसका संबंध विनिर्माण से यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से। अभी हमने बात की कि आलू को लेके कि आलू के चिप्स को काटा गया एंड जस्ट उसको इंडस्ट्री में ले जाकर उसको चिप्स के पैकेट में पैक किए गए, तो यानी कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया में उद्योग आते हैं। विकसित और अविकसित देशों में ये देखने को मिलता है, डेवलप और अंडर डेवलप दोनों देशों में ये देखने को मिलता है। इस क्रिया से कई सामाजिक आर्थिक लाभ जो है उत्पन्न होते हैं। उसके साथ ये क्रिया है जो पर्यावरण क्षति में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि इस एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या समथिंग, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, दैट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ये इन्हीं क्रियाओं की वजह से देखने को मिलती है कि ये क्रिया जो है ज़्यादातर या ज़्यादा मात्रा में जो है इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करती है, क्षति पहुँचाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये सेकेंडरी एक्टिविटी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, टर्सरी एक्टिविटी में बात करेंगे। इस प्रकार की क्रिया सेवा क्षेत्रों से संबंधित होती है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया में परिवहन, संचार, संग्रहण, बैंकिंग जैसी सुविधाएं आती हैं। ठीक है, यह वे क्रियाएं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैं एक बात करूं, जब अगर आप एक दुकान पे जा रहे हैं, दुकान को हटाइए, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, जैसे मान लो ये एक रेलवे स्टेशन हो गया। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पे गए, अगर आप अपने ट्रेन से उतरे हैं, जस्ट आपके पास बहुत सारे सामान हैं। ठीक है, तो अगर एक टीटी अगर आता है आपके पास, टीटी बोल रहा हूँ, सॉरी, टीटी आपका सामान लेके क्यों जाएगा? अगर कूली आता है अगर आपके पास और कूली आपका ये सामान लेके जाता है आपके टैक्सी तक, तो बदले में वो आपसे कुछ पैसा लेता है कि नहीं लेता है? ऑब्वियसली वो आपसे पैसा लेगा। तो यही वो सेवा क्षेत्र है, यानी कि जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है। जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे तब तक वो आपको अपनी फैसिलिटी, अपनी सुविधाएं नहीं देगा। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये ट्रेन है, ट्रेन से जैसे ही आप उतरे तो आपके पास बहुत सारे आपके सामान थे। तो यहाँ पे जस्ट एक कूली आया और ये कूली आपका सामान जब ही लेके जाएगा जब आप इसको क्या देंगे? पैसे देंगे, है ना। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो क्या आपका लेके जाएगा? नहीं ना। तो ये वे क्रियाएं होती है जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है, यानी कि जिस क्रिया में पे करना पड़ता है। जब हम पे करेंगे तो हमें ये फैसिलिटी मिलेंगी। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप परिवहन का उपयोग करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जब तक आप भुगतान नहीं करेंगे तब तक आपको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। इस प्रकार की जो क्रिया है विकसित देशों में देखने को मिलती है, डेवलप देशों में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में इस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में लोग संलग्न हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अभी आपको पता है कि कोरोना जैसे ग्लोबल पैंडेमिक आई, तो महामारी के कारण जो है काफ़ी लोग आत्मनिर्भर होना चाहते थे। तो काफ़ी लोग आत्मनिर्भर होने के लिए ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने सेवा क्षेत्रों को एक्सेप्ट कर लिया, सर्विस सेक्टर को जो है और एक्सेप्ट कर लिया कि ये लोग सर्विस सेक्टर में ही इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो कोरोना के बाद के टाइम से देखेंगे, कोविड पैंडेमिक के बाद के टाइम को देखेंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं ये इसमें इन्फ्लुएंस हुए और ज़्यादातर लोग इस काम में शामिल हुए हैं। ठीक है, अगर ये स्लाइड्स आपको आ गया समझ तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं इन सभी क्षेत्रों में हिस्टोरिकल चेंज क्या देखने को मिले हमें। ठीक है, हिस्टोरिकल एज अ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल की ऐतिहासिक परिवर्तन क्या है। तो ऐतिहासिक परिवर्तनों पर एक बार हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है जिसमें लिखा है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। तो स्टार्टिंग की अगर आप इस पिक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कि कोई क्रॉपिंग कर रहा है, कोई छोटे मोटे एग्रीकल्चर, यहाँ पे कोई खेतों में काम कर रहा है, दिख रहा है ना आपको ये पिक्चर। ठीक है, तो एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जिस टाइम में विकास का दौर चल रहा था, यानी कि डेवलपमेंट के स्टेजेस चल रहे थे, उन समय में जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राथमिक क्रिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता था। क्योंकि व्यक्ति जो है स्टार्टिंग के टाइम में इसी तरीके की एक्टिविटी को अडॉप्ट करता था, यानी कि खेती करना, मछलियों को पालना, जानवरों को पालना, ठीक है, वृक्षों की कटाई समथिंग। तो ये लोग इन्हीं सब कामों पर इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि इंडस्ट्री कैसी होती है, इंडस्ट्री लगाए कैसे जाते हैं, सर्विस देना क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है, इन्हें कुछ नहीं पता था। तो इन्होंने स्टार्टिंग के टाइम में जिन एक्टिविटीज़ को अपनाया वो था क्या? एज अ प्राइमरी एक्टिविटी था। कुछ टाइम बदले, लगभग 100 ईयर्स के बाद, 100 सालों के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ बदला। तो ग्रेजुअली न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्री कैम अप एंड स्टार्ट एक्सपेंडिंग स्लोली, सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट।
एंड अगेन 100 सालों के बाद या 150 सालों के बाद आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी इन्फ्लुएंस में आई कि लोगों ने उद्योग लगाने स्टार्ट कर दिए, इंडस्ट्री लगाने स्टार्ट कर दिए, प्रोडक्शंस होना स्टार्ट हो गया और लगभग कई देशों में ये देखने को मिलने लगे। फिर लगभग 100 सालों के बाद, फिर 100 ईयर्स के बाद, today there has been a further shift from secondary to tertiary in the developed country. Today the tertiary sector is widely recognized as the most important sectors of all the 3 sectors. Now आज के टाइम में करंटली आप देखेंगे, अगर आप कोविड के बाद के टाइम को ही अगर एनालिसिस करें तो आपको देखेगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आज के टाइम में टर्सरी सेक्टर्स में इन्फ्लुएंस हो गए। आप डॉक्टर्स को देख सकते हैं, डॉक्टर को पैसे दिए गएंगे तभी डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट कर रहा है। एजुकेटर्स को पैसे मिल रहे हैं तभी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अगर एजुकेटर्स को पैसे नहीं मिलेंगे तो भाई कैसे पढ़ाएंगे, उनके भी तो अपने पर्सनल लाइफ्स हैं। यहाँ पुलिस वगैरह या दूसरे सर्विसेज को देखने के अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन हिस्ट्री, तो स्टार्टिंग के टाइम में प्राइमरी एक्टिविटी, अगेन सेकेंडरी एक्टिविटी एंड अगेन टर्सरी एक्टिविटी, लगभग 100 ईयर्स आप समथिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हिस्टोरिकल चेंजेस थे डेवलपमेंट को लेके कि स्टार्टिंग में लोगों ने इनिशियल स्टेज में लोगों ने प्राइमरी सेक्टर्स को अपनाया एंड जब कुछ अडॉप्ट होता गया, लोग अडॉप्ट होते गए, उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर्स को अपनाया एंड जब फर्दर लोग बहुत ज़्यादा अब मतलब अडेप्ट हो गए तो उन्होंने जो अपने चीज़ को शिफ्ट किया और सर्विस सेक्टर्स पे आ गए। ठीक है, तो क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन को लेके बात आती है तो आप इन बातों को एग्जाम्स में लिख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ों पे समझते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको जस्ट वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में लोग प्राइमरी सेक्टर्स पे थे बट 100 ईयर्स के बाद लगभग 100 ईयर्स लग गए, लोगों ने शिफ्ट किया, लोग आ गए सेकेंडरी पे, फिर 100 ईयर्स लगा, लोग आ गए कहाँ, टर्सरी पे। तो आज करंटली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल वर्ल्ड एक सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रखता है, ज़्यादा डिपेंड हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो 1973 से 74 के अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एग्रीकल्चर का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, बट 2013 to 14 के अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो एग्रीकल्चर का गिरा हुआ है, वहीं आप सर्विस सेक्टर को देखेंगे तो ये इंक्रीज़ है। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि भारत में जो तृतीय क्षेत्रों का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या रीज़न है कि टर्सरी सेक्टर जो है इतना बड़ा इसका ग्राफ है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। रोज़गार तो ये देता है, एम्प्लॉयमेंट तो ये ज़्यादा देता है, लेकिन लोग यहाँ तो कम इंगेज लग रहे हैं। जीडीपी वगैरह में देखते हैं तो इनका ज़्यादा योगदान है, इनका कम है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा रीज़न रहने का कारण क्या है। तो पहला है, सभी देशों में देखो जितने भी देश हैं उनको अस्पताल की ज़रूरत है, बैंकिंग की ज़रूरत है, विद्यालय की ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा रीज़न है, अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, तो जिससे इनके मांग में वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्रों को लेके। भारत के लोगों के निजी उपभोग में वृद्धि हुई है, यानी कि लोगों के कंजप्शन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को रेस्टोरेंट जाना ही है, वहाँ पे भाई अलग अलग डिफरेंट टाइप के आइटम्स खाने ही खाने हैं। ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे टर्सरी सेक्टर का ग्राफ जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में भी जो है ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न कि सभी देशों को अस्पताल, बैंकिंग की ज़रूरत हो गई है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चाहिए, भारत के सभी लोग निजी उपभोग में वृद्धि यानी कि सभी लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाना ही है। इसके साथ जो लास्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत तेज़ से विकास होता जा रहा है जिसकी वजह से तृतीय क्षेत्रों का जो महत्व है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये स्लाइड आया है समझ तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में देखिए सबसे पहले है रोज़गार में क्षेत्रों की हिस्सेदार, यानी कि किस क्षेत्र में जो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है। तो 1977 से 78 में भी देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर था एंड 2017 से 18 में देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर था। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि रोज़गार कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है तो वो है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, सेकंड वाले ग्राफ को देखेंगे जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में देखते तो भाई ये इनका कुछ एज इट सेम लग रहा है, बट 13 से 14 के टाइम में अगर देखें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ही ज़्यादा है टर्सरी एक्टिविटी का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी स्लाइड समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1, इसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।